डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, किसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं और इस सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। तभी हमने ये बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा कि सामाजिक अनुसंधान के चरण क्या हैं। तो मैं अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, और ये जो टॉपिक है ये MA प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है उसके लिए और BA सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर के लिए, दोनों के लिए ये सेम कॉमन टॉपिक है। तो दोनों क्लासेज के उसको जो है हम इसी में कवर करेंगे। तो ये जो सामाजिक शोध है इसकी बेसिकली जो नेचर है वो भी साइंटिफिक है। कई बार कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों को कि विज्ञान का मतलब है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके विषय में और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक शोध के चरण क्या हैं। तो यहाँ बस इतना ही समझने की आवश्यकता है कि सामाजिक शोध की जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है वो साइंटिफिक है। और जिस प्रकार से नेचुरल साइंसेज में, जिस नेचुरल साइंसेज की मैंने के उदाहरण दिए कि रसायन शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जिस प्रकार से उनमें अध्ययन जो है वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे ही वही साइंटिफिक मेथड उन्हीं चरणों से जो होकर गुजरता है साइंटिफिक मेथड, वही चरण जो हैं वो सामाजिक शोध में या सामाजिक विज्ञानों में भी अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक पद्धति है सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करने की, इसके कुछ निश्चित प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं, चरण हैं। ऐसे नहीं कि ये बेतरतीब तरीके से हम पहले कुछ कर लें और बाद में कुछ करें। ये एक के बाद ऐसे स्टेप्स हैं, चरण हैं कि जिनके को फॉलो करने के बाद हम सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है हमारा, वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो इसमें जो कोई भी शोध जो है या रिसर्च शुरू करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला चरण है, नंबर 1, वो है कि अध्ययन का विषय का चुनाव करना, कि किस विषय का हमें अध्ययन करना है, किस सामाजिक घटना का अध्ययन करना है, उसका हमें फिर सबसे पहले तो उसका चुनाव करना। और चुनाव करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो है वो जो विषय है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसके विषय में हम तथ्यों को या आंकड़ों को हम इकट्ठा कर सकें। कहीं ऐसा ना हो वो अध्ययन विषय कि जिसके विषय में जो है हम आंकड़े इकट्ठा ही ना कर सकें या उपलब्ध ना हो। तो पहली तो चीज़ ये है कि हमें समस्या का या अध्ययन विषय का चुनाव करना है, टॉपिक का चुनाव करना है, और उसमें ये ध्यान रखना है कि वो टॉपिक जो है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें वो व्यवहारिक हो। और दूसरा कि उसके अध्ययन के विषय में वैज्ञानिक विधियों को अप्लाई किया जा सके। तो ये जो महत्वपूर्ण कुछ इस तरीके के बिंदु हैं कि समस्या के चुनाव में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि सामाजिक शोध में जो पहला चरण है, उस पहले ही चरण में हमें 2-3 बिंदु समस्या का चुनाव करने के साथ साथ उसमें भी 2-3 बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, स्टेप है कि यदि हमारा समस्या का चुनाव ही गलत हो गया, यही स्टेप पहला ही गलत हो गया, तो फिर आगे जो है वो तो ठीक होना संभव नहीं है। इसे बिल्कुल ऐसा समझो कि जैसे कोई शिप है और वो शिप जो है कि एक किसी बहुत ही दूर के किसी गंतव्य स्थल की ओर जाने के लिए एक बंदरगाह से चलता है, पर यदि आरंभ में ही दिशा निर्धारण के संबंध में थोड़ी सी भूल हो जाए तो उसके भटक जाने की संभावना होती है। चाहे वह जहाज या शिप जो है वो कितनी ही कुशलता से क्यों न बनाया गया हो और उसके ऊपर कितना ही कुशल जो है उसका कप्तान हो,
लेकिन क्योंकि वो उसका की जो दिशा है वो पहले ही दिग्भ्रमित हो गई, तो वो अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने गंतव्य तक वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो समाजशास्त्री हैं श्रीमती पीवी यंग, उन्होंने इसके अध्ययन के विषय के चुनाव के संबंध में 2-3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। और उनका कहना यह है कि शोधकर्ता के लक्ष्यों तथा रुचियों, यानी कि समस्या का हम जो चुनाव जो करते हैं उसमें भी कई चीज़ों से वो चीज़ प्रभावित होती है। जैसे पहली चीज़ वो बता रही है कि शोधकर्ता के लक्ष्य क्या है और रुचि क्या है, ये भी उसके अध्ययन के विषय के चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। और नंबर 2, शोध कार्य के लिए आवश्यक उपलब्ध सामग्री की मात्रा, कि हम ऐसे उसका जो है विषय का चुनाव करते हैं कि उससे संबंधित जो अध्ययन विषय की जो सामग्री है वो हमें उपलब्ध है या नहीं है। नंबर 3, अध्ययन के विषय में निर्मित सैद्धांतिक मान्यताओं की जटिलता, उसका हमें पता हो कि जो अध्ययन से संबंधित जो विषय हैं उनके जो सैद्धांतिक मान्यताएं हैं उनकी क्या जटिलता है, उनको वो उसको हम कैसे समझते हैं, उनका हमें जानकारी होनी चाहिए। नंबर 4, कि अध्ययन विषय से संबंध उससे पहले किए गए अन्य शोध कार्य के आधार पर सीमित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ वे इशारा कर रही हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की तरफ, कि अध्ययन का विषय जो है वो उसको जो है सीमित किया जा सकता है, कि ऐसा ना है कि वो बहुत फैला हुआ हो, तो उसको सीमित किया जा सकता है कि उससे पहले उस विषय पर जो अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययनों का हमें अध्ययन करना। तो इसी उसमें जो है कड़ी में जो सामाजिक शोध या वैज्ञानिक शोध का जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण ये है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि उससे पहले, उस अध्ययन से पहले उससे संबंधित जितने अध्ययन हुए हैं या अधिकांश जो मुख्य अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों का हमें अध्ययन करें, उनको स्टडी करें। दूसरे जो शोधकर्ता हैं उनके विचारों को, उनके निष्कर्षों को, उन अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकले हैं और उन अध्ययनों में उन्होंने किस किस अध्ययन पद्धति को प्रयोग में लिया है, तो इनका जो है विषय में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये जो है इस प्रकार से दूसरे चरण की ओर हम आते हैं कि उससे संबंधित जो अध्ययन है, मुख्य अध्ययन है, उन अध्ययनों को हम भली भांति जो है उनको स्टडी कर लें, उनमें उनके क्या शोधकर्ताओं के पूर्व के क्या विचार हैं, उनके क्या निष्कर्ष हैं, क्या उन्होंने अध्ययन पद्धतियाँ निर्धारित की। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो अध्ययन का विषय है और हमारी जो अध्ययन की जो यात्रा है उसमें हमें आसानी मिलेगी और ये हमारा रास्ता जो है वो बहुत क्लियर होता जाएगा। इसमें सबसे पहला तो जो लाभ होगा इसका वो ये होगा कि उस अध्ययन विषय के संबंध में एक हमारी अंतर्दृष्टि, शोधकर्ता की एक अंतर्दृष्टि विकसित होती है और उसके विषय में एक सामान्य ज्ञान है, फौरी तौर पर जो ज्ञान होता है वो हमें उसके विषय में मिलता है। और दूसरा क्या कि हमने अभी बताया कि पद्धतियों का पता चल जाता है। तीसरे उससे ये लाभ होता है कि हाइपोथेसिस के निर्माण में वो चीज़ें सहायक होती हैं। इसी प्रकार से इसके बाद जो है तीसरा चरण आता है कि उस अध्ययन में हम जिन जिन इकाइयों को उस अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है कि उन अध्ययन की इकाइयों को हम परिभाषित कर लें, पूर्व में ही उन्हें परिभाषित कर लें। यही अन्यथा ये ना हो कि जो जिससे हम जो है उत्तर लेने जा रहे हैं, शोध कर जो उत्तरदाता हैं वो उत्तरदाता उसका कहीं कोई भिन्न अर्थ लगाएं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से जो है उसका हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो उसमें जो उस अध्ययन के विषय में जो भी शब्दावलियाँ जो चर जो है वो चुने गए हैं उनको हम पहले से ही परिभाषित कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि गरीबी और शिक्षा जो है, यानी कि शिक्षा के स्तर को व्यक्ति की गरीबी प्रभावित करती है, ये हमें जांच करना है। तो करती है कि नहीं करती है। तो अब इसमें गरीबी किसे कहेंगे ये हमें डिफाइंड हो, शिक्षा किसे कहेंगे ये डिफाइंड हो, यानी कि ये जो दो इकाइयां हैं इन दोनों इकाइयों को परिभाषित करना, ये तीसरा चरण है। चौथा चरण है कि इन चीज़ों के बाद हमें एक कार्यकारी उपकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है कि किसी भी, जैसे मैंने अभी बताया कि शिक्षा आर्थिक स्तर को प्रभावित करती है, ये एक उपकल्पना हुई।
अब इसको हम लेकर फील्ड में जाते हैं कि करती है कि नहीं करती है, ये सही भी साबित हो सकता है और ये गलत भी साबित हो सकता है। तो ये इस प्रकार से जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद, इकाइयों को परिभाषित करने के बाद, समस्या का चुनाव करने के बाद, इन सब के बाद जो चौथा चरण आता है वो उपकल्पना के निर्माण का आता है। तो ऐसे जो है उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। और उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो उपकल्पना जो है वो सत्य ही साबित हो, वो सत्य हो साबित हो या अध्ययन के बाद या असत्य साबित हो, दोनों ही दृष्टि से वो ज्ञान की वृद्धि में सहायक होती है। नंबर 5 जो स्टेप है वो है कि जो उपकल्पना के निर्माण के बाद का जो पश्चात का जो चरण है वो है कि हमें ये निर्धारित करना है कि हमारे सूचना के स्रोत क्या क्या होंगे और अध्ययन सूचना के स्रोत क्या होंगे और अध्ययन के लिए हमारे लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी है, इसका निर्धारण करना आवश्यक है। और ये जो अध्ययन की पद्धति है ये शोध विषय की जो प्रकृति है ना, बेसिकली ये उस पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार की अध्ययन पद्धति को हमें उपयोग में लाना है। तो जब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से तो तब इस पर भी हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इन चीज़ों को और अधिक विस्तार से अध्ययन करते जाएंगे। अब सूचना के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और अध्ययन की पद्धतियों के निर्धारण के बाद नेक्स्ट जो छठा चरण आता है कि वो ये मतलब अब ये देखिए आपकी वास्तविक जो शोध कार्य है वो अब शुरू होता है। अब ये शुरू होता है कि ये इतने चरण 5 चरण होने के बाद अब छठा चरण आता है, उसमें हमें तथ्यों को आंकड़ों का निरीक्षण व संकलन का काम शुरू करना होता है। पहले उसका संकलन करते हैं फिर उनका निरीक्षण करते हैं और उसका साथ के साथ उसकी रिकॉर्डिंग या उसका आलेखन भी करते जाते हैं, जिससे कि आगे का जो चरण है उस चरण का काम पूरा हो सके। तो नेक्स्ट जो 7वां चरण है उस 7वें चरण में हम जो ये प्राप्त आंकड़े हैं, तथ्य हैं, इन तथ्यों को निश्चित क्रम में और विभिन्न श्रेणियों में उनका वर्गीकरण करते हैं, जिससे कई जो है ना अस्पष्ट पक्षों को एस्पेक्ट्स को भी हम स्पष्ट करने में हमें सहायता मिलती है। क्योंकि इसके द्वारा बिखरे हुए असंबद्ध जो तथ्यों का जो ढेर है ना, वो ढेर केवल कम ही नहीं होता बल्कि उसके के परिणाम स्वरूप ये होता है फलस्वरूप कि एक वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है तथ्यों के विषय में हैं। तथ्यों का जो पारस्परिक संबंध है वो वर्गीकरण करने के पश्चात वो स्पष्ट हो जाता है। और लास्ट जो चरण है वो लास्ट चरण है निष्कर्षीकरण, कंक्लूजन एवं नियमों का प्रतिपादन करना। कि जो सामाजिक शोध का जो अंतिम चरण है वो चरण है कि तथ्यों के वर्गीकरण व विश्लेषण के पश्चात ये संभव होता है। इसी स्तर पर यह निश्चित रूप से मालूम हो जाता है कि प्राकल्पना सही है या गलत है। अब वो सही हो या गलत हो, दोनों ही दृष्टि से वो ज्ञान में वृद्धि करती है। और वो हमारा उद्देश्य किसी प्राकल्पना को पहले से ही ये सोच के नहीं चला जाता सामाजिक अनुसंधान में कि हमें सही साबित करनी है कि ये गलत साबित करनी है। हम तो उस उपकल्पना को लेकर फील्ड में जाते हैं। अब फील्ड में जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं और उनके विश्लेषण के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर वो सही भी साबित हो सकती है और वो गलत भी साबित हो सकती है। तो ये थे आज जो है मुख्य इस लेक्चर का वो कि सामाजिक अनुसंधान के और वैज्ञानिक पद्धति के जो मुख्य चरण हैं उन मुख्य चरणों पर हमने बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। थैंक यू।